इंस्टेंट जस्टिस के नाम पे जब भी एक फेक एनकाउंटर होता है या फिर मॉब लिंचिंग होती है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक डार्क डे होता है। बट जब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो डार्केस्ट डे बन जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ, आर्टिकल 22 के ड्यू प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन डिग्निटी की वायोलेशन है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये वापिस आकर हमें ही आउट करने वाली है और हमें ही नुकसान पहुंचाने वाली है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन है सर थॉमस मोर, जो कि एडवोकेट थे और किंग हेनरी VIII की कोर्ट में चांसलर थे, और उनके सन इन लॉ विलियम रॉपर के बीच में, जो कि कोर्ट ऑफ वेस्ट, जो पार्लियामेंट ऑफ वेस्टमिनिस्टर थी, उसके मेंबर थे। तो सर थॉमस मोर पूछते हैं विलियम रॉपर से कि क्या तुम डेविल को पकड़ने के लिए इस कंट्री के हर एक लॉ को वायलेट कर दोगे, हर एक इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दोगे? तो विलियम रॉपर बोलते हैं यस, मैं डेविल को पकड़ने के लिए हर एक लॉ को वायलेट कर दूंगा, हर एक इंस्टीट्यूशन को मिट्टी में मिला दूंगा, बस मेरे को डेविल को पकड़ना है, मेरे को लॉ से कोई मतलब नहीं है। तो थॉमस मोर पूछते हैं जब तुम ऐसा कर दोगे, उसके बाद जब एंड में डेविल तुम्हारी तरफ टर्न करेगा और तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, तब तुम क्या करोगे? जब तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है, सारे इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए हैं, तब जो आंधी तूफान चलेगा उससे बचने के लिए तुम किसका सहारा लोगे? तो इसलिए बोलते हैं सर थॉमस मोर कि मैं इसीलिए डेविल को भी लॉ का बेनिफिट दूंगा, उसको सिर्फ लीगल तरीके से ही मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी तरह मैं उसको लॉ को वायलेट करने के पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। इसलिए बोलते हैं कि 100 क्रिमिनल्स अगर छूट जाएं तो भी बेटर है, बट अगर एक भी इनोसेंट बंदा जो कि क्रिमिनल नहीं था उसको अगर हमने सजा दी, तो वो एक देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। तो रूल ऑफ लॉ में सबसे क्रिमिनल जो रूल है वो ये है कि आपको कभी भी इनोसेंट बंदे पर्सन को गिल्टी नहीं बनाना, उसको पनिशमेंट नहीं कर देनी। अगर ऐसा करना होता, अगर हमें इंस्टेंट जस्टिस देनी होती, तो क्यों हमने सिर्फ पुलिस को ये पावर नहीं दे रखी कि वो जो मन चाहे कर सके? तो क्यों हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाए हैं, डिफेंस लॉयर्स बनाए हैं, कोर्ट्स बनाई हैं, कोर्ट्स ऑफ अपील्स बनाई हैं, उसके अंदर भी नए नए इन्वेंशंस किए हैं, मर्सी पिटीशन, रिट पिटीशन, उसके बाद रिमिशन की पावर भी है गवर्नमेंट के पास। ये सब कुछ इसीलिए है ताकि कोई भी एक इनोसेंट पर्सन को पनिश ना किया जाए, चाहे एक क्रिमिनल इस लॉ का फ़ायदा उठा के चाहे बाहर निकल जाए, उसको सज़ा ना मिले, बट किसी भी इनोसेंट को पनिश नहीं करना। और ये सिस्टम सिर्फ अभी का नहीं है, ये एंशियंट टाइम से फॉलो होता आ रहा है। चाहे आप इंडिया में देख लो, चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में देख लो। इंडिया में भी पहले क्या होता था कि किंग के पास पावर होती थी पुनिश करने की। तो ऐसा नहीं है कि जो सिपाही है, जो उसका पौन है, वो खुद जाके कुछ भी कर देगा और किसी मर्जी को जो सजा देनी दे देगा। वो गिल्टी को पकड़ के किंग के पास लेके आता था और किंग देखता था कि इस बंदे को दोनों साइड्स को सुनने के बाद कि क्या सजा देनी है, इसका क्या एजुडिकेशन होनी चाहिए। और इसी तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, अगर हम देखें सोक्रेटिस, जो 500 BCE के टाइम का है। तो सोक्रेटिस का भी एक ट्रायल हुआ था, उस पर चार्जेस लगे थे कि उसने यूथ को करप्ट किया है, और पूरा ट्रायल होने के बाद, पूरी जूरी के सुनने के बाद उसको कंडेम किया गया और उसको सजा मिली कि वो हेमलॉक पी के मरेगा। तो सोक्रेटिस ने खुशी खुशी से हेमलॉक पिया और उसने पीते हुए ये बोला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मरने में, क्योंकि मेरे को लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिली है, तो मैं इस पनिशमेंट को स्वीकार मान्य करता हूँ। और उसने इस तरीके से अपनी जान दे दी थी। तो इंस्टीट्यूशंस की जो तबाही है और जो रूल ऑफ लॉ की वायलेशन है, वो दो तरीके से होती है। एक तो हम इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दें, एक हम लॉज को वायलेट करें। इंस्टीट्यूशंस तबाह होती हैं जब हम अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल करते हैं, जब इंस्टीट्यूशंस में करप्शन होती है, लेजीनेस होती है, इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस भी तबाह हो सकते हैं। दूसरा, जब हम लॉ को वायलेट कर दें, जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है, जो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, उसको वायलेट कर दें। इसकी रिसेंट एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं जो सुप्रीम कोर्ट्स में है, कि हम अगर हिस्ट्री में देखें तो सुप्रीम कोर्ट्स ने आर्टिकल 142 को रेयरली यूज़ किया है जब भी एमरजेंसी में जरूरत पड़ी है। लाइक अगर एक बेस्ट एग्जांपल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इर्रिवर्टिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के केस में 142 यूज़ किया है। तो 142 यूज़ करने के टाइम ये देखना चाहिए कि क्या अगर हम फ्यूचर में भी ऐसा केस आएगा तो हम 142 यूज़ करेंगे। और इसी अगर हम इर्रिवर्टिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की देखें बात, तो इसमें ये बात अप्लाई होती है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ भी केस आता है जिसमें जस्टिस के नाम पे हमें डाइवोर्स देना पड़ेगा, तो हम 142 यूज़ करेंगे। बट अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स देखें, दो एग्जांपल्स, एक जो राम मंदिर और बाबरी जमीन जो लैंड का डिस्प्यूट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 142 यूज़ किया, और अभी जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में ट्रांसफर करी है CBI को इंक्वायरी, उस केस में 142 यूज़ किया है।
इन दोनों केसेस में अगर हम सुप्रीम कोर्ट से पूछें या फिर खुद अगर सोच के देखें कि क्या फ्यूचर में भी अगर ऐसे सिमिलर केसेस आएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट 142 यूज करेगी? नहीं। इसका आंसर है कि 142 ऐसे फ्यूचर के केसेस में यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जस्टिस करने के ऐसा जस्टिस करने के लिए नहीं दिया गया। ये दोनों केसेस में केस को खत्म करने के लिए दी गई है। इसमें जस्टिस अगर दी भी गई है तो जस्टिस इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स इन द केस ऑफ सीबीआई एंड जस्टिस इन द केस ऑफ मेजोरिटी अपीजमेंट इन द केस ऑफ बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। सो फ्यूचर में इन दोनों जजमेंट्स को फॉलो नहीं किया जाएगा और 142 यूज नहीं की जाएगी। तो अगर 142 इस तरीके से यूज की जाती है तो इट इज क्लियरली वायलेशन ऑफ लॉ, और इस तरीके से रूल की वायलेशन कभी भी किसी कंट्री के लिए, किसी सिस्टम के लिए, किसी लीगल सिस्टम के लिए अच्छी नहीं हो सकती। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।